हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट अड्डा। प्रीवियस वीडियो जो हमारी थी हेलो एल्केन, हमने पार्ट उसे में कवर करा था। अब हम पार्ट लेके आए हैं हेलो एरीन से रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं हेलो एरीन्स। पहला वर्ड आता है हेलो और एरीन्स। हेलो का मतलब है हेलोजन, एरीन्स का मतलब है एरोमेटिक से रिलेटेड। फॉर्मूला क्या होता है हेलो एरीन्स का? ARX, एरोमेटिक रिंग। इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? X। X आपको पता है क्या होते हैं? हेलोजन्स होते हैं। फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, हेलो एरीन्स। पिछला हमने क्या पढ़ा था? हेलो एल्केन्स, RX। R क्या था यहाँ पर? CH3 एल्काइल ग्रुप कोई, और X। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते थे? CH3Cl या फिर CH3Br, आप कुछ भी हेलोजन लगा सकते थे। ठीक है, तो अब हमें ये हेलो एरीन वाला पार्ट हमने स्टार्ट करा है, इसको आगे कंटिन्यू करना है। अब इसमें सबसे पहले क्या है? हेलो एरीन्स होते हैं हमारे रिंग के साथ कोई हेलोजन जुड़ा हुआ होगा। IUPAC करके देखते हैं क्या है भैया इनकी IUPAC। रिंग है मेरे पास और रिंग में क्या जुड़ा हुआ है? Cl। क्या नाम होगा इसका? क्लोरो बेंजीन। सर Cl की जगह Br होता, नाम होता इसका ब्रोमो बेंजीन। Br है ब्रोमो बेंजीन, Cl है क्लोरो बेंजीन। I होता अगर सर आयोडो बेंजीन। सपोज करिए सर कि यहां पर हमारे पास दो हेलोजन होते हैं, एक Cl यहां पर है, एक Cl यहां पर है। दो हेलोजन है, IUPAC करिए 1 2 3 4, 1,4 डाई क्लोरो बेंजीन। पोजीशन दे दी, ठीक है, या फिर पैरा क्लोरोबेंजीन भी हम कह सकते हैं। रिंग है हमारे पास ये पहली, ये वाली पोजीशन। अगर यहां से कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, पैरा पैरा, P फॉर पैरा, मतलब कि कौन सी पोजीशन? 1/4। ऑर्थो ऑर्थो 1 2 3 4 5 6। O का मतलब ऑर्थो, ऑर्थो का मतलब 2 और 6, 2 और 6। उसके बाद है M, मेटा 3 और 5। तो ये कैसा डेरिवेटिव हुआ? पैरा डेरिवेटिव। पैरा क्लोरोबेंजीन भी आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम इनकी पढ़ते हैं फटाफट से प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन हमें करनी है, प्रिपरेशन। चलो भाई, प्रिपरेशन कैसे करोगे? प्रिपरेशन हम करेंगे इसकी, हेलो एरीन की प्रिपरेशन करेंगे डायाजोनियम सॉल्ट से। ये होता है डायाजोनियम सॉल्ट। डायाजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन अगर हम कर देते हैं CuCl और HCl के साथ, या फिर इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम Ki के साथ, या फिर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं NaBF4 के साथ और हीट कर रहे हैं। CuCl के साथ Cl, Ki के साथ I, NaBF4 के साथ F, CuBr के साथ Br आ जाता। क्लोरोबेंजीन आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, डायाजोनियम सॉल्ट से आप बना सकते हैं किसको? हेलो एरीन को। डन, आगे चलते हैं। अब हमें, ये तो प्रिपरेशन हो गई हमारी, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? दूसरी प्रिपरेशन ये है, रिंग ले लीजिए,
Fe ले लीजिए और FeCl3 ले लीजिए और डार्क, यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका Cl। ठीक है, ये रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन आप कर सकते हैं, दोनों में आ जाएगा हेलोजन आ जाएगा। ये हो गई इनकी प्रिपरेशन किसकी, हेलोएरिन्स की। हेलोएरिन्स की प्रिपरेशन इतनी इंपॉर्टेंट है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं फटाफट से। अब हम चलते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में। फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक मैंने बनाया मेटा डेरिवेटिव, एक मैंने बनाया पैरा डेरिवेटिव और एक बनाया ऑर्थो। ये वाला ऑर्थो, ये वाला मेटा, ये वाला पैरा। अब हमें अगर आ जाता है कि इन तीनों में आप बताइए मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा। इन तीनों में मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, तो हम ये कहेंगे कि पैरा वाले में क्या एक चीज होती है, सिमेट्री। पैरा वाले में सिमेट्री होती है, बराबर पोजीशन में क्या, हेलोजन। जब सिमेट्री होती है मॉलिक्यूल में तो वो क्रिस्टल लैटिस में अच्छा फिट होता है। कहने का मतलब उसकी फिटिंग अच्छी आएगी क्रिस्टल लैटिस में। अब जब क्रिस्टल लैटिस में उसकी फिटिंग अच्छी आएगी, इस वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। अब उसने दे दिया, ये दो दे दिए, कह रहे ये दोनों हैं, बताइए किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। आप बोलेंगे इसका ज़्यादा होगा। रीज़न क्या देंगे, रीज़न आप ये देंगे कि इसमें सिमेट्री है, किसमें, पैरा डेरिवेटिव वाले में, मेटा वाले में सिमेट्री नहीं है। ठीक है, नोट डाउन करिए फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, ये तो हो गया हमारा मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड। किस चीज से रिलेटेड हो गया, मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट अब हम आते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी। क्या है भाई इनकी सॉल्युबिलिटी, इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो है इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल है वाटर में, भैया इनसॉल्युबल क्यों है वाटर में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इसे नहीं कर पाते। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है अच्छी तरीके से, इनसॉल्युबल इन वाटर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन इससे पहले आ चुके हैं कि पैरा वाले का ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि उसकी सिमेट्री होगी। इतना सा आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहली चीज आती है रिएक्शन विद मेटल। मेटल के साथ इसकी रिएक्शन, कैसे मेटल के साथ रिएक्शन भाई, हमने ले लिया एक हेलोएरीन, उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम के साथ, और हमने साथ में ले लिया एक हेलो एल्केन, दो ले लेते हैं सोडियम। अब ये क्या करेगा, सोडियम जो है इस X को और इस X को अपने साथ ले जाएगा। बदले में क्या छूटा, क्या बचा, एक ये रिंग, एक ये एल्काइल ग्रुप। ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, रिंग आ गई जी। रिंग के साथ क्या आ गया, X, ये जुड़ गया हमारा। या फिर ऐसा भी आप कर सकते हैं, दो ले लीजिए हेलो एल्केन, हेलो एरीन सॉरी, सोडियम ले लीजिए दो, कर दिया। अब क्या होगा, ये हेलोजन ये सोडियम ये निकल गए, बचे कौन, ये दोनों आपस में जोड़ दीजिए।
क्या, डाइफिनाइल फिट हो गए आपस में, फिटिंग, व्हाट, फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, दो चीजों का आपस में फिट हो जाना, दो रिंग का फिट हो जाना, फिटिंग रिएक्शन। दोनों के दोनों ही वुड्स रिएक्शन है, मगर इससे क्या दे दिया नाम, फिटिंग रिएक्शन। क्या, फिटिंग रिएक्शन। नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी आती है, उसको हम बोलेंगे क्या, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इनकी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक इलेक्ट्रोफाइल का आना, दूसरे को रिप्लेस करवा देना, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होता है, जैसे कि सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन। सल्फोनेशन देखते हैं क्या होता है, क्या है ये, हेलोएरीन किसके साथ रिएक्शन करवा दीजिए, कंसंट्रेटेड H2SO4 और हीट। दो बार मिलेंगी, दो चीजें मिलेंगी, दो प्रोडक्ट। Cl कहीं नहीं जा रहा, Cl कहीं नहीं जा रहा, कौन, Cl, बल्कि डायरेक्ट करेगा कहां पर, ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन में, ये डायरेक्ट करेगा। डायरेक्ट का मतलब है इनकमिंग ग्रुप को कहेगा आके यहां पर जुड़ो या यहां पर जुड़ो। हेलोजन जितने भी होते हैं ये होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ बात चल रही थी, SO3H, और एक बार क्या बनेगा, Cl रहेगा, यहां पर आएगा SO3H। दोनों जगहों में, एक बार ऑर्थो में एक बार पैरा में क्या जुड़ा, SO3H जुड़ा, सल्फोनिक ग्रुप। सल्फोनिक ग्रुप का जुड़ना इज कॉल्ड सल्फोनेशन। सल्फोनिक ग्रुप का जुड़ना इज कॉल्ड सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सल्फोनेशन का मतलब SO3H ग्रुप का जुड़ना, और SO3H ग्रुप का जुड़ना मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑर्थो पैरा ही में क्यों जुड़े, मेटा में क्यों नहीं जोड़ा सर आपने? हेलोजन जो है वो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, इस वजह से हमें क्या मिला, ऑर्थो और पैरा। एक चीज और देखिए यहां पर, क्या लिखा सर आपने, बताओ आप, माइनर मेजर। ये जो पैरा वाला होता है रिपल्शन कम होती है यहां पर इन दोनों ग्रुप के बीच में, इस वजह से ये वाला पैरा वाला मेजर, ऑर्थो वाला माइनर। कम मिलेगा माइनर, ज्यादा मिलेगा मेजर। मेजर कौन सा, पैरा वाला। कम कौन सा, माइनर वाला, मतलब ऑर्थो वाला। ठीक है, सल्फोनेशन हमने कर लिया। अब आते हैं नाइट्रेशन में। ये रही हमारी रिंग, ये रहा हेलोजन। नाइट्रेशन पढ़ रहे हैं अब। कंसंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या जुड़ेगा एक बार, NO2 कहां पर, ऑर्थो पोजीशन में। कैसा होगा, माइनर होगा सर, प्लस
मेजर कौन सा, पैरा वाला। नाइट्रो ग्रुप का जुड़ना, नाइट्रेशन। सल्फोनिक ग्रुप का जुड़ना, सल्फोनेशन। एल्काइल ग्रुप का जुड़ना, एल्काइलेशन। एसाइल ग्रुप का जुड़ना, एसाइलेशन। नाइट्रेशन, सल्फोनेशन हो गया। एल्काइलेशन में क्या करना है, यहां पर कंसंट्रेटेड ना लेके आप लेंगे CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3। NO2 नहीं जुड़ेगा, CH3 एल्काइल ग्रुप जोड़ दीजिए, हो गई एल्काइलेशन। एसाइलेशन में क्या करना है, CH3Cl नहीं लेना, CH3COCl लेना है और एनहाइड्रस AlCl3। अब की बार क्या जोड़ेंगे, COR। क्या जोड़ेंगे यहां पर, COR। बहुत आसान है। सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन। लिख लो इसे, नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। चलो फटाफट से, बहुत तेजी से कोर्स चल रहा है आगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, रिएक्शन विद मेटल हो गया, फिटिंग रिएक्शन हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। अब क्या बचता है हमारे पास, अब हमारे पास बचता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जितने हेलोएरीन्स हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ, आसानी से वो नहीं जाते। क्यों नहीं जाते वो हमें अब पढ़ना है। तो हम जा रहे हैं पढ़ने कि जो हेलोएरीन्स हैं, हेलोएरीन्स लेस रिएक्टिव टूवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों, पहला जरा देखिए और देख के मुझे बताना। बताइए क्या हुआ, कोई न्यूक्लियोफाइल आया, आ गया न्यूक्लियोफाइल। इस न्यूक्लियोफाइल को इस वाले पॉइंट में जुड़ना है, क्या वो जुड़ पाएगा, सर दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत होगी, जुड़ जाना चाहिए, हेलोजन को हटा दे, जुड़ जाए। सर यहां पर इस वाले पॉइंट में आप देखिए, क्या देखें भाई, क्या दिख रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड। अगर आप यहां पर इस वाले पॉइंट को कार्बन मान रहे हैं और X, देखिए सिंगल बॉन्ड है। अब जैसे ही रेजोनेंस हुई तो यहां पर CX बॉन्ड में क्या बन गया, पार्शियल डबल बॉन्ड। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बन जाता है CX बॉन्ड में, और डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है। पहला रीजन ये हो गया, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड एट CX बॉन्ड ऑफ हेलोएरीन। बहुत अच्छा रीजन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। दूसरा आप देखिए यहां पर जो ये कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी है। अगर सर कार्बन ने डबल बॉन्ड बना रखा है या किसी डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से वो जुड़ा हुआ है, तो हाइब्रिडाइजेशन सर यहां पर होती है sp2। यहां पर क्या है, हेलोएरीन का जो CX बॉन्ड है उसमें ये जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। और हेलो एल्केन में क्या होती है, हेलो एल्केन में लिख देता हूं मैं यहां पर, हेलो एल्केन में यहां पर क्या होती है, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3। जितना S कैरेक्टर ज्यादा उतनी बॉन्ड लेंथ छोटी। तो यहां पर क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के वजह से कार्बन
और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्ट हो जाती है। शॉर्ट होने की वजह से उसे तोड़ पाना मुश्किल है। ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। दूसरा रीजन ये क्या पढ़ रहे हैं हम, लेस रिएक्टिव क्यों है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ, पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। तीसरी चीज आप देखिए, जब रेजोनेंस हुआ एक बार नेगेटिव यहां बनेगा ऑर्थो पोजीशन में, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा, एक बार यहाँ बनेगा पैरा में, फिर ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, एक बार नेगेटिव यहाँ बनेगा। तो रिंग में कैसा चार्ज बन रहा है, रिंग में मुझे सीधा सीधा दिख रहा है सर नेगेटिव चार्ज बन रहा है, और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, और रिंग के ऊपर चार्ज कैसा है, नेगेटिव। अब आप बताइए नेगेटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा रिपल्शन होगा, सर रिपल्शन। तीसरा आप ये रीजन याद रखेंगे, ड्यू टू पॉसिबल रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन रिच रिंग एंड इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं तीनों, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, पॉसिबल रिपल्शन बिटवीन रिंग एंड इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नोट डाउन करिए फिर आगे चलते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। प्रिपरेशन पढ़ ली, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन क्यों कम देते हैं ये पढ़ लिया हेलो एरिन्स के बारे में। अब हमें कुछ पार्ट पढ़ना है पीछे का जो इस ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेटेड है। देखिए थोड़ा सा हेलो एल्केन का पार्ट है ये, आप कह सकते हैं। सॉरी, एक कार्बन है, 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है। कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है। इस वाले कार्बन को हम क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन। पहला टर्म आपके सामने आता है कि कायरल कार्बन क्या है। कायरल कार्बन वो कार्बन है जो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस कॉल्ड कायरल कार्बन। सर अगर मान लीजिए 2 आइडेंटिकल ग्रुप हो जाते हैं, मतलब कि एक जैसे, है ना भाई, दिख रहा है ना, आइडेंटिकल ग्रुप। इस केस में क्या बोलते हैं आप इसे, इस केस में हम इसे बोलते ए कायरल। दूसरी टर्म हो गई क्लियर। ए कायरल कार्बन अगर 2 आइडेंटिकल ग्रुप हो कम से कम तो उसे हम ए कायरल बोलेंगे। अब जो कायरल कार्बन होते हैं वो एक चीज शो करते हैं, कायरलिटी। व्हाट इज कायरलिटी, चलो भाई देख लेते कायरलिटी क्या है। इसकी मिरर इमेज मैंने ये बनाई या इसकी मिरर इमेज ये है। अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज ना होना, इसको उठाइए, उठा के लाके इसके ऊपर रखिए। अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज ना होना इज कॉल्ड कायरलिटी। कायरलिटी कौन शो करेगा, कायरल। ये क्या है, कायरलिटी। किस वजह से आई, कायरल कार्बन की वजह से। अब एक चीज आती है नेक्स्ट टर्म, ऑप्टिकल आइसोटोप
आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। कैसे हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स? ये लाइट को रोटेट करवाएंगे। कंडीशन क्या होती है? कायरल कार्बन होना चाहिए, जो कि है। मान लीजिए एक लाइट को रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, ये लाइट को रोटेट कर रहा है, इसको हटाया था, चलो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जो लाइट को रोटेट करवाएगा क्लॉकवाइज उसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा लीवो रोटेटरी। तो सर क्या है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी? दोनों का देखो फॉर्मूला सेम है, C2H5 C2H5 CS3 CS3 OH OH Br Br, कार्बन कार्बन। दोनों का फॉर्मूला सेम है मगर ऑप्टिकल रोटेशन अलग है। इन दोनों को क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स। फॉर्मूला सेम है मगर लाइट का रोटेशन अलग है, तो प्रॉपर्टी अलग दिखाई ना, ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या शो करेंगे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये आप नोट डाउन करिए। एक टर्म हमारे पास आ गई कायरल, ए कायरल, ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। नोट डाउन करिए, आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट, अब हमारे पास एक टर्म आती है इनएंशोमर्स। इनएंशोमर्स डी और एल फॉर्म को ही इनएंशोमर्स बोलेंगे। ऑप्टिकल आइसोमर्स ही इनएंशोमर्स होते हैं अगर वो नॉन सुपर मिरर इम्पॉसिबल इमेज होती है उनकी, तो उन्हें इनएंशोमर्स बोलेंगे। तो ये दोनों क्या है? इनएंशोमर्स ही हैं। आप कह सकते हैं डी एंड एल आइसोमर्स को क्या बोल सकते हैं? इनएंशोमर्स। हो गई नेक्स्ट टर्म क्लियर अपने आप ही। कायरल समझा, ए कायरल समझा, डेक्स्ट्रो समझा, लीवो समझा, ऑप्टिकल समझा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझा, इनएंशोमर्स समझ लिया। डी एंड एल आइसोमर्स को क्या बोलेंगे? इनएंशोमर्स। ठीक है, आगे अब एक चीज चलते हैं। अगर मैंने डी को और एल को 50-50% ले लिया और नई चीज बनेगी, उस चीज को बोलेंगे, एक नया मिक्सचर बनेगा, उसे बोलेंगे रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? डी और एल फॉर्म को बराबर मात्रा में ले लो, इक्वल कंसंट्रेशन में ले लो, तो नई चीज क्या बन जाएगी? इस कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर का ऑप्टिकल रोटेशन 0 होता है, क्योंकि आधा तो क्लॉकवाइज घुमा रहा होगा, आधा एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा होगा। दोनों का ऑप्टिकल रोटेशन एक दूसरे को कट कर देगा, क्या आएगा? 0 ऑप्टिकल रोटेशन। तो रेसिमिक मिक्सचर क्या होगा? ऑप्टिकली एक तरीके से इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन करिए इसे फटाफट से। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे है हमारे पास, हमने पीछे एक टर्म छोड़ी थी, उस टर्म का नाम था रिटेंशन एंड इन्वर्जन।
दोनों को देखो जरा ध्यान से, एसिमेट्रिक कार्बन है, एक ग्रुप ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करवाई, वाई हट गया, क्या आ गया, न्यूक्लियोफाइल आ गया। दूसरे वाले में भी क्या, वाई हटा, न्यूक्लियोफाइल आ गया। इसमें देखिए आप ए बी सी इस तरफ है और अभी भी इसी तरफ है, कन्फिग्रेशन चेंज नहीं हुई। ए बी सी इधर की तरफ थे, अब ये ए बी एक्स जो है इधर की तरफ हो गए, कन्फिग्रेशन चेंज हो गई। अगर मान लीजिए पहले ये क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहा था लाइट को, अब ये रिएक्शन के बाद एंटी क्लॉकवाइज करवाना स्टार्ट कर दिया, इस चीज को बोलेंगे इन्वर्जन। इन्वर्जन पलट जाना, उल्टा हो जाना। यहां से यहां पर देखिए, ओह सॉरी, प्लस था प्लस ही रहेगा क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुई ना, इट्स कॉल्ड रिटेंशन। ये रिटेंशन का एग्जांपल। यहां पर देखिए लाइट कैसी रोटेट हो रही है, क्लॉकवाइज। यहां पर कैसी हो रही है रोटेट, एंटी क्लॉकवाइज। पहले कॉन्फ़िगरेशन कुछ अलग थी, अब कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ गया, इस वाले पार्ट को बोलेंगे इन्वर्जन। आफ्टर द रिएक्शन कॉन्फ़िगरेशन रिमेन सेम। रिएक्शन के बाद कॉन्फ़िगरेशन सेम है, रिटेन कर लिया उसने, अपने आप को बचा लिया, अपनी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने नहीं दिया। कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई तो ऑप्टिकल रोटेशन चेंज हो गया, इस कॉल्ड इन्वर्जन। रिएक्शन के बाद कॉन्फ़िगरेशन का चेंज हो जाना, इन्वर्जन। रिएक्शन के बाद कॉन्फ़िगरेशन का चेंज ना होना, रिटेंशन। रिटेन कर लेना, रिटेंशन। उलट जाना, पलट जाना, इन्वर्जन। ये अच्छी तरीके से याद करने से नोट डाउन करिए। ठीक है, यहां पर हमने कायरल पढ़ा, हमने एकायरल पढ़ा, हमने काइरेलिटी पढ़ा, काइरेलिटी पढ़ा, हमने इनेंशियोमर्स पढ़े, हमने रेसिमिक मिक्सचर पढ़ा, हमने रिटेंशन पढ़ा, हमने इन्वर्जन पढ़ा। एक चीज होती है ऑप्टिकल प्लेन पोलराइज्ड लाइट, चलो ये भी बता देते हैं। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ऐसी लाइट जो एक ही प्लेन में प्रोपोगेट कर रही है, बस सिंपल सी बात। इस कॉल्ड ऑप्टिकल, इस कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो रोटेट कर रहा है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। और ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या थे, ऑप्टिकल आइसोमर्स। और ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या थे, डेक्स्ट्रो एंड लीवो। इतना सारी चीज हमने पढ़ ली, प्लस रिटेंशन एंड इन्वर्जन। नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। आगे है अब हमारे पास पॉलीहेलोजिनेटेड कंपाउंड्स, लास्ट टॉपिक। व्हाट, पॉलीहेलोजिनेटेड कंपाउंड्स। पॉली एक से ज्यादा, हेलोजिनेटेड हेलोजन होने चाहिए कंपाउंड में, इस कॉल्ड पॉली हेलोजिनेटेड। CH3 लिख दिया मैंने, CH2Cl2, चलो CHI3 लिख देते हैं। CF2Cl2 और एक मैंने लिख दिया DDT। क्या है सर ये,
चलो स्ट्रक्चर बना देते हैं। एक से ज्यादा हेलोजन है भाई, 3 हेलोजन है, 2 हेलोजन है, 4 हेलोजन है, 1 2 3 4 5 हेलोजन है। एक से ज्यादा हेलोजन है, पॉली हेलोजिनेटेड कंपाउंड, इसको क्या बोलेंगे सर? आयोडोफॉर्म। ये है 2 हेलोजन है, इसको 2 हेलोजन है इसके पास, और इसके पास कितने हेलोजन है? इसके पास है 4 हेलोजन। इसके पास कितने हैं? इसके पास ज़्यादा हेलोजन है। आयोडोफॉर्म इसको बोलेंगे डाईहेलोजिनेटेड कंपाउंड। फ्रियोन DDT, पैरा पैरा डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो, पैरा पैरा डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, काफी बड़ा नाम है, शॉर्ट फॉर्म में याद कर लो। आयोडोफॉर्म का क्या यूज होता था? एक और है इसमें क्लोरोफॉर्म, CHCl3, इट्स कॉल्ड क्लोरोफॉर्म। आयोडोफॉर्म का क्या यूज होता था? एंटीसेप्टिक की तरह। पहले क्लोरोफॉर्म का एनेस्थेटिक की तरह, बेहोश करने के लिए। एंटीसेप्टिक मतलब जो सेप्टिक से बचाए। इसका कार्बन CCl4, एक और कंपाउंड याद आ गया, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, डाइक्लोरो मीथेन, फ्रियोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, DDT। इनका यूज क्या होता है? इसका यूज होता है एज अ सॉल्वेंट की तरह, या प्रिपरेशन ऑफ फ्रियोन को बनाने के लिए। कार्बन टेट्राक्लोराइड का क्या यूज होता है? एज ए सॉल्वेंट की तरह। फ्रियोन का कैसे यूज होता है? एज ए रेफ्रिजरेंट की तरह। DDT का कैसे यूज होता है? एज ए इंसेक्टिसाइड्स की तरह, कीड़े मकोड़ों को मारने वाला इंसेक्टिसाइड। ये बैन है क्योंकि एक्यूमुलेट बहुत ज़्यादा होता है, किसी चीज़ में चले जाए तो निकलता नहीं आसानी से, बायो एक्यूमुलेशन शो करता है। सॉल्वेंट की तरह यूज़ होता है। रेफ्रिजरेंट का मतलब जितनी भी रेफ्रिजरेशन से रिलेटेड चीज़ें, वहाँ पर वाली गैस का यूज़ होता है। इससे ये बनता है, हर चीज़ इंटरकन्वर्टेबल है, बन सकती है इससे ये, इससे। पॉली हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स वो कंपाउंड होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा हेलोजन हो। ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेने हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, अब एक है इसमें इम्पोर्टेंट है, वो पार्ट कई बार पूछ लिया जाता है कि फॉस्जीन क्या होता है। फॉस्जीन कहाँ है? देखते हैं जरा, फॉस्जीन के बारे में अगर पूछता है क्या है फॉस्जीन, PHOS जीन, फॉस्जीन। ठीक है क्या होता है भाई फॉस्जीन? देखिए जरा, क्या चीज है ये? ये है सर क्लोरोफॉर्म। ये क्या है सर? ऑक्सीजन। ये क्या है सर? हमें तो नहीं पता। ये तो एसिड है, इसी को बोलते हैं फॉस्जीन। क्लोरोफॉर्म अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाता है तो बनाता है फॉस्जीन नाम की एक गैस, जो कि बहुत हार्मफुल होती है हमारे लिए, हमारी बॉडी में ऑर्गन्स के लिए बहुत हार्मफुल होती है। कौन? फॉस्जीन। तो कहते हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए भाई फॉस्जीन क्या होता है, फॉस्जीन बनाइए, बताइए फॉस्जीन कौन सी पॉलीहेलोजिनेटेड कंपाउंड की वजह से बनता है। तो आप बोलेंगे कि ये बनता है क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म से जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाएगा वो
तो क्या बनेगी हार्मफुल गैस फॉस्जीन, जो किडनी लीवर वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ठीक है, इसे नोट डाउन करिए। ठीक है बेटा, यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो होता है वाइंड अप पूरा। हेलो एल्केन के बारे में हमने पढ़ा, जो कि प्रीवियस वीडियो में है, आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। सेकंड पार्ट था हेलो एरीन, जो हमने अभी करा है कंप्लीट। हेलो एरीन की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, पॉलीहाइड्रोजनेटेड कंपाउंड, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, उस नेक्स्ट पार्ट में हम इनके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बेटा थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट। तैयारी आप अपनी करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा हमारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। थैंक यू।